प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जो पहला हेडिंग आता है विद्युत आता है। तो विद्युत किसे कहते हैं तो बता दें प्यारे बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युतिकी कहलाता है। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? विद्युतिकी कहलाता है। विद्युत के अंतर्गत हम धारा, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं चालक आदि के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक हमारा है प्यारे बच्चों चालक। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चालक क्या होता है, चालक का क्या तात्पर्य है, चालक से हम क्या समझते हैं। आइए इसको हम परिभाषित करते हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालक के सिरोपरि तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होता है। यहाँ दो बातें नोट करने वाली है कि पहला यह कि जो धारा है वह चालक के सिरोपरि प्रवाहित होता है। सिरोपरि का तात्पर्य होता है सिर के ऊपर से। और दूसरा बात है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, तो जो तार होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत प्रवाहित होता है। उदाहरण है चालक का, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है इत्यादि है। तो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में जो विद्युत चालक का उपयोग होता है वह एल्युमिनियम और तांबे का होता है। सोने और चांदी का उपयोग होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। आप जान सकते हो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, स्मार्टफोन जो भी है, लैपटॉप है, इन सब में हम चालक के रूप में चांदी और सोने का उपयोग करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब क्या हैं? हमारे कंडक्टर मटेरियल्स हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ अगला हेडिंग है चालकता का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी। तो बता दें प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है और सबसे कम चालकता किसकी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे कम चालकता एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम से अधिक चालकता जो है तांबे की होती है। तांबे से अधिक चालकता सोने की होती है और सोने से भी अधिक चालकता चांदी की होती है। इस प्रकार आपने जाना कि चांदी सबसे अच्छा चालक होता है और एल्युमिनियम जो होता है सबसे खराब चालक होता है। फिर आपके प्रश्न में दिमाग में आएगा कि सर अगर चांदी अच्छा चालक है तो फिर हम एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो सबसे बड़ी बात होती है प्राप्यता। भारत में एल्युमिनियम जो है आपका पहले स्थान पर प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सस्ता होता है, जबकि सोना चांदी बहुत महंगा होता है प्यारे बच्चों। तो इसका उपयोग हम लोग चालक के रूप में नहीं कर पाते हैं, केवल इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही कर पाते हैं। अब आते हैं हम चालकता का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी। तो जहाँ पर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसमें हम सबसे अधिक चालक से कम चालक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है, तब सोने की होती है, उसके बाद तांबे का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है। एक बात यहाँ पर नोट कर लो, हम बता दें कि जो ओवरहेड लाइन होता है वहाँ चालक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ तक घरेलू वायरिंग होता है या केबल होता है या तार होता है उसमें तांबे का प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो हम एक सामान्य परिभाषा पहले समझें कि विद्युत आवेश क्या है।
विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो कुछ पदार्थ जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ इत्यादि हैं, जैसे कपड़े अथवा खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है वह विद्युत आवेश या विद्युत आवेशन कहलाता है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, इसी का परिभाषा पाएंगे। पदार्थ में आए इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। नई मान्यताओं के आधार पर जब किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग अथवा ग्रहण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवेश उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के परित्याग या ग्रहण करने से आवेश उत्पन्न होते हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई पदार्थ है वह या तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। अब यहाँ पर सूत्र है प्यारे बच्चों, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो अंग्रेजी में आवेश को चार्ज कहते हैं, धारा को करंट कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। आवेश का एक और सूत्र होता है, आवेश Q बराबर NE होता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है। अब यह जानने के इच्छुक होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की कितनी मात्रा होती है। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या जाना कि विद्युत आवेश के दो सूत्र निकल के आए। एक आवेश बराबर धारा गुणे समय हुआ, दूसरा सूत्र जो आया कि Q बराबर NE हुआ, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम अथवा एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश कैसी राशि होता है प्यारे बच्चों, तो आवेश एक अदिश राशि होता है। विद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों कि विद्युतमय पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न उठे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हम जानेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चों आवेश जो दो प्रकार का है उसमें पहला है धन आवेश तथा दूसरा जो है ऋण आवेश। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। अब धन आवेश के बारे में परिभाषित करेंगे। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जब किसी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक मतलब त्याग के परिणाम स्वरूप जो होता है धन आवेश उत्पन्न होते हैं। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन के परित्याग के द्वारा। अब हम बात करेंगे ऋण आवेश के बारे में, निगेटिव चार्ज के बारे में। जब किसी अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसे ऋण आवेश कहा जाता है। ऋण आवेश को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो जब निगेटिव आयन होता है तो वो माइनस में होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो धन में होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है प्यारे बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम जानने का प्रयास करेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो परिभाषा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ।
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अर्थात विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा को I की द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकेंड का समय लगता हो तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वह 1 एम्पीयर होती है, या उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड का समय लगता है तो परिपथ में बहने वाली धारा जो है 1 एम्पीयर की होगी। आइए हम आगे देखते हैं। धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। I बराबर Q/T होता है। अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पीयर होता है, जैसा कि हमने पहले बताया भी। विद्युत धारा के छोटे मात्रक जो होते हैं मिली एम्पीयर होते हैं। मिली एम्पीयर को MA तथा माइक्रो एम्पीयर को μA कहते हैं। 1 MA बराबर 10⁻³ होता है तथा 1 माइक्रो एम्पीयर में 10⁻⁻6 एम्पीयर होता है। आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होता है प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्युत विभव को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए हम परिभाषित करें। अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो क्या परिभाषा है प्यारे बच्चों कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब इसको आइए थोड़ा सा हम देखें। तो माना कि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया गया हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव होता है। क्या होता है हम आगे देखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि W जूल में U का मात्रा छूट गया है तो यह किया जाता है कर दिया गया हो। तो आगे आइए हम देखते हैं। V बराबर W/Q होता है। तो विद्युत विभव V का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो वोल्ट को भी V से या VOLT से दर्शाते हैं। तो वोल्ट होता है। पहला तो हमने जाना कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। दूसरा इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव का दूसरा मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? जूल प्रति कूलाम होगा। यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा W बराबर 1 जूल हो तब V बराबर 1 वोल्ट होता है। मतलब कि 1 कूलाम आवेश को अगर प्रवाहित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस समय जो विद्युत विभव होगा वह 1 वोल्ट को होगा। अब यहाँ दिया है, अब यदि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको हम परिभाषित करेंगे। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। या हम कहें कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। तो विभवांतर को दो तरह से परिभाषित किया गया प्यारे बच्चों कि दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं, या यह कहा जाए कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। आइए बात करते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश V बराबर W/Q। यहाँ मात्रक की बात कर दें तो विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। व्हाट डू मीन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने का प्रयास करें। तो बता दें प्यारे बच्चों, किसी चालक में धारा अथवा आवेश तभी बढ़ता है जब उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह तभी संभव होता है किनके बीच, चालकों के बीच, जब उन चालकों के दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर हो, अर्थात विभवांतर हो। अगर विभवांतर शून्य होगा तो धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात आवेश प्रवाहित नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उनके बीच सेल या बैटरी जोड़नी पड़ती है। क्या जोड़ना पड़ता है? बैटरी या सेल को। जब दो बिंदुओं को के चालकों को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं तो विभवांतर के कारण उसमें आवेश बहने लगता है, अर्थात विद्युत धारा बहने लगती है। परिपथ में धारा का मापन विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। तो मतलब परिपथ में जो धारा का मापन है अमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे हम बता दें प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो अमीटर परिपथ में इस प्रकार जोड़ते हैं कि अमीटर का धन सिरा सेल के धन सिरे की ओर हो और अमीटर का ऋण सिरा सेल के ऋण सिरे की ओर हो। अर्थात जब भी हम अमीटर को जोड़ें किसी परिपथ में तो ध्यान यह रखना होगा कि अमीटर का धन सिरा बैटरी के धन सिरे की ओर होना चाहिए और अमीटर का ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात ये क्लियर हो गया कि अमीटर का धन सिरा सेल के धन सिरे की ओर और अमीटर का ऋण सिरा सेल के ऋण सिरे की ओर होता है। इस प्रकार अमीटर को जोड़ना श्रेणी क्रम में जोड़ना कहलाता है। तो एक बात यहाँ और नोट करेंगे कि हम अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमें जिस प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात करनी होती है उस प्रतिरोध के पहले श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़कर उसमें बहने वाली धारा को हम ज्ञात कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, अतः अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी कर सकते हैं या धारा की माप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब परिपथ में धारा बहती है तो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। आवेश के बहने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा है। आवेश बहने में किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत ऊर्जा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि V बराबर W/Q, अर्थात किया गया कार्य W बराबर V/Q होता है। परंतु ध्यान रहे कि Q बराबर I/T होता है और अतः कार्य W बराबर क्या होगा? V/I/T। यहाँ V/I/T का मतलब हुआ
वोल्टेज गुणे धारा गुणे समय। क्या हुआ? वोल्टेज गुणे धारा गुणे समय, अर्थात विभव गुणे धारा गुणे समय हुआ। अर्थात परिपथ में विद्युत ऊर्जा V × I × T बराबर V × Q होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों विद्युत प्रतिरोध के बारे में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक अपने गुण के कारण इस धारा का विरोध करता है। भिन्न भिन्न पदार्थ में धारा प्रवाह की विरोध करने की क्षमता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का दूसरा परिभाषा हम भी बता दें प्यारे बच्चों कि चालक के मार्ग में धारा के प्रवाह में आने वाले गतिरोध को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तथा विद्युत प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चों, यदि किसी चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? यहाँ ओम का नियम लग रहा है प्यारे बच्चों, इसी को ओम का नियम भी कह सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल I होता है अथवा V बराबर I × R होता है, जहाँ पर R एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः R बराबर V/I होगा। तो R बराबर V/ जो I है अर्थात R बराबर विभव बटे धारा होता है। यहाँ प्रतिरोध का मात्रक की बात कर ले तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर अथवा ओम होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक R का मात्रक, V का मात्रक अपान I का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर अथवा ओम होता है। ओम का सिंबल नाग की तरह होता है। प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा होता है बाह्य प्रतिरोध। प्यारे बच्चों यहाँ पर बात किया गया कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले बात हुआ कि आंतरिक प्रतिरोध होता है और दूसरा बात हुआ कि बाह्य प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से तथा बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और आगे आइए देखते हैं। तब बात करेंगे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। आंतरिक प्रतिरोध का अंग्रेजी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो वह प्रतिरोध जो किसी सेल के भीतर लगता है, उस प्रतिरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिरोध सेल के घोलों के बीच में लगता है जो आवेश प्रवाह को रोकता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में। आइए हम लोग बाह्य प्रतिरोध को समझें। तो वह प्रतिरोध जो किसी चालक के बीच अथवा किसी यंत्र के बीच में लगता है, उस प्रतिरोध को उस चालक का बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध भिन्न भिन्न चालकों के लिए भिन्न भिन्न होता है और इसे हम किसको बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो बाह्य प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल R से। आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। तो बाह्य प्रतिरोध का सिंबल जो होता है कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध का जो सिंबल होता है स्मॉल r होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस।
यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाएगा कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वह प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, वह प्रतिरोध की बात की जा रही है, न कि आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता अलग होती है और वह प्रतिरोध की निर्भरता अलग होती है। यहाँ पर हम वह प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में चर्चा करते हैं। तो वह प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम जानें कि यह चालक के लंबाई पर निर्भर करता है और यह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ प्यारे बच्चों कि अगर चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर चालक की लंबाई को घटा दिया जाएगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अब सेकेंड हम देखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो इसके बारे में बता दें कि यह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है, जहाँ A जो है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। आइए हम आगे देखते हैं। अब चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, चालक की लंबाई कम करने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। अब हम तीसरा का देखेंगे, III, चालक के पदार्थ पर निर्भरता। तो जो प्रतिरोध होता है चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ बात करें प्यारे बच्चों कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग पदार्थ होंगे तो उन पर प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। प्रतिरोध का मान चांदी के लिए सबसे कम तथा एल्युमिनियम के लिए सबसे अधिक होता है। लेकिन एक बात आप याद रखो प्यारे बच्चों, यह हमारा संदर्भ जो कहने का है वह केवल उन 4 चालकों के बारे में है जिनका हम चर्चा शुरू में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में कर चुके हैं। और एल्युमिनियम से अच्छा चालक आपका आयरन लोहा भी होता है, टिन भी होता है, लेकिन याद रहे कि ऐसे चालकों का उपयोग हम चालक के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ बुराइयां हैं, जैसे भंगुरता का गुण। उसमें आप जानते हैं कि लोहे में जंग लगने का गुण होता है, कभी भी तार टूट कर गिर सकता है। तो आयरन या लोहा एक अच्छा चालक होकर भी चालक के रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकता, इसलिए उसकी बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। बात उनका की जाएगा जिनका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे काम में आता है। जो काम में नहीं आता है उसके बारे में चैप्टर में चर्चा करना यथेष्ट नहीं होगा। अब हमने जाना कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है और प्रतिरोध का मान चांदी के लिए सबसे कम तथा एल्युमिनियम के लिए सबसे अधिक होता है। आइए आगे देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यह भी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यदि किसी चालक की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उससे तार का प्रतिरोध आगे देखिए सूत्र में प्यारे बच्चों, जहाँ पर देखिए R प्रोपोर्शनल L/A होगा, तो जहाँ पर रो होगा एक नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो रो का मान चालक पदार्थ पर निर्भर करता है।
इसे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की मात्रा पर। अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए यह समान और स्थिर होता है, चाहे पदार्थ की मात्रा कितना भी क्यों न हो। आइए आगे की ओर हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा क्या है प्यारे बच्चों, ये भी हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आइए जाने। तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका परिवर्तन अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में संभव है, जैसे इसको ध्वनि ऊर्जा में, हीट में, किसी में भी हम ऊष्मा में बदल सकते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश बहने में किया गया कार्य इन बिंदुओं का विभवांतर होता है। अतः स्पष्ट है कि परिपथ में आवेश के बहने से अथवा धारा के बहने से जो कार्य संपन्न होता है, तथा हमें ज्ञात है कि आगे देखिए प्यारे बच्चों कि V बराबर W/Q अथवा W बराबर V इंटू Q होता है, परंतु हम क्या जानते हैं कि Q बराबर I इंटू T होता है। अतः कृत कार्य जो होता है W बराबर V इंटू I इंटू T विभव इंटू धारा इंटू समय होता है, परंतु ओम के नियमानुसार V=IR होता है। अतः W बराबर I² हो जाएगा। चाहे यहाँ पर R स्मॉल r होगा या कैपिटल R हो सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर R को कैपिटल R ही रखना चाहिए था, तो कैपिटल R ही दिमाग में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों विद्युत फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए प्यारे बच्चों, यह भी इलेक्ट्रिक का एक महत्वपूर्ण अंग है, विद्युत फ्यूज, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत युक्ति में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन्हें युक्ति की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियाँ प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि के लिए होता है। आइए हम आगे देखते हैं। नोट: विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत यंत्रों को जलने से अथवा नष्ट होने से बचाने हेतु किया जाता है। अतः विद्युत फ्यूज का उपयोग करके विद्युत यंत्रों को सुरक्षित किया जाता है, जिससे हानि कम होती है और उपयोग ज़्यादा होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों कि फ्यूज का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारा कोई भी डिवाइस जलने से बचाया जा सके, किसी अनहोनी से बचा जा सके। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा में व्यय होती है। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो एक तरह से कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ विद्युत शक्ति के व्यय होने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति व्यय ऊर्जा बटे समय। यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में व्यय ऊर्जा W जूल हो, तो परिपथ की विद्युत शक्ति P बराबर W/T मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। एक अश्व शक्ति को हॉर्स पावर या HP कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, तथा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। तो यह 3 मात्रक बहुत याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁶ या 1,00,000 वाट होता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के बारे में बात किया जाए कि
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्यवहारिक विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जूल है, परंतु यह एक इतना छोटा मात्रक है कि इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की बड़ी मात्रा के मापन में नहीं किया जाता। इसलिए व्यवहारिक कार्यों में घरों तथा कारखानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप एक बड़े मात्रक के द्वारा किया जाता है, जिससे हम किलोवाट घंटा में की जाती, जिसका मापन क्या किया जाता है? किलोवाट घंटा में किया जाता है, जिसको एक यूनिट कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि BTU क्या है, जिसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, BTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। इसका सामान्य भाषा में केवल एक यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट गुणे 1 घंटा। 1000 वाट को 1000 जूल प्रति सेकेंड कहेंगे तथा 1 घंटा को 60 गुणे 60 सेकेंड कहेंगे। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। अर्थात 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 के पावर क्या होगा? 6 जूल होता है। तो यहाँ पर यही है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, या यही है 1 यूनिट और जूल में संबंध। आइए आगे देखते हैं। घरों में व्यय ऊर्जा की माप। घरों में विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने के लिए विद्युत विभाग घरों में ऊर्जा मापिक यंत्र लगाते हैं। यह मीटर व्यय ऊर्जा को सीधे किलोवाट घंटा या यूनिट में मापते हैं, जिसे 1 यूनिट कहते हैं। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट को ही 1 किलोवाट घंटा या 1 BTU भी कहते हैं। आगे आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। माना किसी परिपथ का विभवांतर V वोल्ट है, इसमें धारा I एम्पीयर है और T घंटे तक प्रवाहित की जाती है, तब परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होगा W बराबर P इंटू T होगा। P बराबर V इंटू I होता है, इंटू T होता है। इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं प्यारे बच्चों। तो किलोवाट घंटे अथवा यूनिट की जो संख्या होता है, तो यह वोल्ट गुणे धारा गुणे समय बटे 1000 होता है। तो V वोल्ट में होगा, I धारा जो है एम्पियर में होगा, समय घंटे में होना चाहिए। अब बटे 1000 कर देंगे तो इससे हमें यूनिटों की संख्या निकल जाती है प्यारे बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं। यदि किसी परिपथ की शक्ति वाट में तथा समय घंटे में ज्ञात हो तो परिपथ में व्यय ऊर्जा का मान यूनिटों में ज्ञात हो जाता है। यदि प्रति यूनिट विद्युत दर ज्ञात हो तो यूनिटों की संख्या में दर की गणना करके विद्युत बिल की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार यूनिटों की संख्या बराबर W इंटू T अपान 1000 होता है, 1000 होता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो हम समझते हैं कि पूरा का पूरा विद्युत जो चैप्टर है यह इसमें पूरा समाहित हो गया है। कुछ पार्ट ही बचे हैं, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये कुछ बातें बची है। विद्युत वाहक बल, जिसको हम अगले चैप्टर में आगे लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट लिखें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य बच्चों को बताएं, ताकि अन्य बच्चे जो कोचिंग न कर पाते हों तो वह इन वीडियोओं को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं। और ऐसे वीडियो आपको विकल्प में हर जगह नहीं प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। तो आप पढ़कर अन्य जगह के वीडियो से तुलना करना, अगर ऐसा मिले तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।